खेला खुद से जाता नहीं है और इल्ज़ामात एम्पायरिंग के ऊपर। मोहम्मद हफीज़ ने टेस्ट मैच के बाद जो है आज मीडिया से बात करते हुए इस बात का इजहार किया कि एम्पायरिंग का मयार जो था वो ठीक नहीं था और ऐसा लग रहा था कि टेक्नोलॉजी शो हो रहा हो, क्रिकेट ना हो रही हो। तब हफीज़ साहब, आप क्या चाह रहे हैं? अगर आपकी टीम अच्छा खेलती, अगर आपके ओपनर्स अच्छा खेलते, तो आप ब्लेम टेक्नोलॉजी पे नहीं डाल रहे होते। माना कि रिजवान का जो आउट होना है वो एक कंट्रोवर्शियल है, लेकिन क्या ये बात करना और इस बात का सारा मलबा टेक्नोलॉजी पे डाल देना सही है? क्या आपके ओपनर्स ने अच्छा खेला? क्या आपका मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील खेल रहे हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी तो नज़र नहीं आ रही है उनकी तरफ से भी। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बाबर आजम ने इस इनिंग के अंदर 40 रन तो ज़रूर स्कोर किए, लेकिन बाबर आजम की लंबी इनिंग किधर है? क्या ये है टेक्नोलॉजी पे भरोसा करना? अगर सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे ही डाल नहीं हैं तो प्लेयर्स को खिलाने का जवाब ही पैदा नहीं होता। और जिस तरीके से आप ये सारा मलबा टेक्नोलॉजी पे डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सारा जितना भी इस हार की मलबा होगा वो अपने ऊपर से हटाना चाह रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, सारा जो मसला है वो टेक्नोलॉजी का है। अगर ये चीज़ सामने रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ऊपर ये शिकस्त तस्लीम ही नहीं करना चाह रहे। अगर बात करें टेस्ट मैच की ओवरऑल तौर पर, तो ओवरऑल तौर पे टेस्ट मैच बहुत अच्छा हुआ है। दोनों तरफ से बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। और जिस तरीके से आपके बैट्समैन ने बैटिंग की है वो बहुत बुरा किया है। उसकी वजह यह है कि आपके प्लेयर्स तैयार ही नहीं है मेंटली तौर पे। यार मतलब पैट कमिंस आके शॉर्ट बॉल्स करा रहा है और सारे आउट हो गए। नाइस, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके शॉर्ट बॉल कहीं समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह खेलनी है। माना कि आपके टेल एंडर्स खड़े हुए थे और सारे टेल एंडर्स को वो बाउंस पर लेके गया, लेकिन आप टीम डायरेक्टर हैं, आप हेड कोच हैं। अगर आप इस तरीके के बयान आकर टीवी पर देंगे तो इसमें आपकी बदनामी नहीं बल्कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही होगी, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है और अब दुनिया डिपेंड हो चुकी है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इसको असरअंदाज नहीं होना चाहिए क्रिकेट के अंदर, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन हमें भी देखना होगा, आपको भी देखना होगा और दुनिया को देखना होगा कि किस तरीके से वो और बेहतर कर सकती है टेक्नोलॉजी को। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो मीर हमज़ा ने जिस तरीके से इस टेस्ट मैच में बॉलिंग की है, बहुत ही उम्दा तरीके से बॉलिंग की है। मतलब अगर आप बात करें कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को और जो परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, उन्हें आप इज़्ज़त देंगे, उन्हें आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएंगे, तो आपको ऐसा ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता हुआ नज़र आएगा। मीर हमज़ा की फ़र्स्ट क्लास के अंदर 400 से ज़्यादा विकटें हैं 22 के एवरेज से, और इसी वजह से वो टीम में शामिल हुए। उनका जो पीक था उससे उनको नहीं खिलाया गया, क्यों? क्योंकि उनके पास पर्ची मौजूद नहीं थी। लेकिन अब जब आपके पास नसीम शाह और हारिस रऊफ़ ने नसीम शाह तो इंजर्ड थे, हारिस रऊफ़ ने मना कर दिया जाने से, तो आप मीर हमज़ा को लेकर आए। अरे मीर हमज़ा बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत प्राइम पे उसने बॉलिंग की है अपने, लेकिन क्या हुआ, आपने पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर उसे फ्लैट पिच के ऊपर डेब्यू करवाया और वो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और उसके बाद वो बाहर हो गए टीम से। लेकिन जब जहाँ पर उनकी ज़रूरत थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लेके गए, उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने बताया कि उनके अंदर कितनी पोटेंशियल है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी थोड़े अच्छे रिदम में नज़र आए। याद रहे मीर हमज़ा ने 4 विकेट्स जो ली हैं वो बहुत अहम विकेट्स ली हैं, जिसके अंदर ट्रेविस हेड की और डेविड वार्नर की, एलेक्स कैरी की और मिशेल मार्श की शामिल है। 4 मेन बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के और चारों को मीर हमज़ा ने खाया है। और हम शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे तो शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एक थोड़ा मोमेंटम नज़र आया है शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से। अब देखते हैं वो मोमेंटम किस तरीके से लेके चलते हैं। और जो ये बातें चल रही थी कि तीसरा मैच जो है उसमें शायद आपको शाहीन शाह अफरीदी नज़र नहीं आएंगे, अब देखना होगा कि शाहीन शाह अफरीदी वो टेस्ट मैच खेलते हैं या नहीं, क्योंकि उसके बाद दौरा न्यूजीलैंड के लिए वो कप्तानी भी कर रहे होंगे T20 सीरीज़ के लिए। तो इस वजह से मैनेजमेंट ये चाहती थी कि उनको थोड़ा रेस्ट दिया जाए। लेकिन अगर हम बात करें शान मसूद की, तो शान मसूद ने जिस तरीके से कैप्टनसी की है, बहुत ही दाद देनी पड़ेगी शान मसूद को। मतलब
ऑन द पॉइंट आप फील्डर्स रखते हैं, उसके बाद विकेट्स भी हासिल कर रहे हैं, उसके बाद जो क्रिकेट माइंड है और आप जो हैं, अब शान मसूद ने दोनों इनिंग्स के अंदर 50 बनाई है और एज अ कैप्टन वो एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी बन चुका है। तो शान मसूद की जितनी तारीफ़ की जाए, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, बहुत अच्छी चीज़ साइन नज़र आया। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने आउट क्लास किया हर शोबे के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, उसका क्रेडिट ज़रूर देना होगा हमें ऑस्ट्रेलियन टीम को, बिलखुसूस उनके कप्तान पैट कमिंस को। दोनों इनिंग्स के अंदर उन्होंने 10 विकेट्स हासिल की हैं और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए पैट कमिंस नज़र आए। एक लीडर की निशानी होती है ये कि जब विकेट हासिल नहीं हो रही थी ऑस्ट्रेलिया को और मैच नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान के पलड़े में जा रहा है, तो उस वक्त आए, बॉलिंग कराई और 5 विकेट्स हासिल करी। तो इस तरीके से आपको तगड़ा होना पड़ेगा, आपके कप्तान को तगड़ा होना पड़ेगा, आपकी मैनेजमेंट को तगड़ा होना पड़ेगा। आप अपने उन प्लेयर्स को खिलाएं जिनको आप खिला सकते हैं। एक चीज़ जो हमें बात करनी होगी बिल्कुल उस पर करनी है कि इमामुल हक के ऊपर, इमामुल हक का फ्यूचर अब मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है, इमामुल हक का फ्यूचर अब कप्तान ने डिसाइड करना है, इमामुल हक का फ्यूचर अब इमामुल हक ने डिसाइड करना है। क्योंकि अगर तीसरे मैच में भी इमामुल हक को चांस दिया जाएगा तो ये साइम अयूब के साथ ज़्यादती होगी। इस पर सोचना ज़रूर होगा मैनेजमेंट को, क्या वो तीसरे टेस्ट मैच में साइम अयूब को जगह देते हैं या नहीं देते हैं। माना कि साइम अयूब बहुत यंगस्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्हें टेस्ट डेब्यू कराना एक मुश्किल फ़ैसला ज़रूर होगा मैनेजमेंट के लिए, लेकिन मैनेजमेंट को ये फ़ैसला करना होगा। उसकी वजह ये है कि साइम अयूब जो हैं बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर आप उनको डेब्यू कराते हैं तो ये हमें नज़र आ सकता है कि वो किस तरीके से बैटिंग कर सकेंगे, और इसकी बिना पर उनको ना जांचा जाए अगर वो फ्लॉप भी होते हैं कि उनको हटा दिया जाए टीम के अंदर उनको, क्योंकि टाइम देना होगा आपने, जिस तरीके से आपने इमामुल हक को टाइम दिया है।